tech giant Byju's today said it has filed a complaint in the New York Supreme Court. Trouble for India's most valued startup, Byju's. Deloitte has resigned as the edtech major's statutory auditor. One of its major foreign investors, Prosus NB, has slashed the company's valuation to 5.1 billion. क्या बायजूस का सफर स्टार्टअप इंडस्ट्री में इतना ही था? बायजूस, जिसकी लास्ट वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, आज प्रोसेस एक इन्वेस्टर ग्रुप है, उसको वैल्यू करते हुए बताता है $5.1 बिलियन। मतलब कंपनी की लास्ट वैल्यूएशन हवाई थी। मीडिया में आपने सुना होगा कि बायजूस की यूएस सब्सिडरी बायजूस अल्फा ने $1.2 बिलियन का लोन लिया है, जिसकी वजह से कोर्ट केसेस चल रहे हैं। बट एक्चुअल में मसला क्या है? लास्टली जितनी ये कहानी हमें सिंपल दिख रही है ना, उतनी है नहीं, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स बायजूस के दूसरे चेहरे का भी खुलासा करती हैं। जानते हैं इस वीडियो में इन सभी के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले $1.2 बिलियन डेट रेस करने वाला बायजूस अब एडटेक से ज्यादा ना प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। बट मैंने ऐसा क्यों बोला? उसका कारण छिपा है कंपनी की बिजनेस जर्नी में। 2011 में ना थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने बायजूस नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसपे वो टीचर्स को हायर करके किंडरगार्टन से लेकर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT, नीट, कैट, गेट, UPSC उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे 2018 में ना ये कंपनी बन जाती है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब इस कंपनी की कीमत, जिसे हम बोलते हैं वैल्यूएशन, वो हो जाती है $1 बिलियन। और उस समय ना इस प्लेटफॉर्म पर 15 मिलियन यूजर्स थे, जिसमें से 9 लाख तो पेड यूजर्स थे। मतलब ओवरऑल इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उनमें से 60% नॉन मेट्रो और रूरल एरियाज से थे। इस प्लेटफॉर्म का ना सबसे ज्यादा पुश मिलता है पेंडेमिक के समय में, जब हर एक चीज ऑनलाइन हो जाती है, हम ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं। उसी साल में ना इस कंपनी को 5 बार फंडिंग मिल जाती है। बट सवाल वहीं का वही है कि ये कंपनी एडटेक से प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी कहाँ से बन गई? उसका जवाब छिपा है यहाँ पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू, मतलब पैसा जो आता है कंपनी के पास, वो आता है मेनली अपने एडटेक प्रोडक्ट्स को बेचकर, जिसमें आ जाते हैं टैबलेट्स, SD कार्ड्स एंड लैपटॉप्स। अब यही कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस भी है। यहाँ पर चेक करिए कि कंपनी हर साल अपने एडटेक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए अपनी अमाउंट को डबल करती है। अब एक पल के लिए सोच कर देखिए कि यदि कंपनी ने इन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया, तो कंपनी के रेवेन्यू, मतलब कंपनी के पास जो पैसा आता है, वो सीधा ठप करके नीचे गिर जाएगा। तो इससे आप साफ देख सकते हो कि कंपनी अब एडटेक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। अभी तक जितने भी कंपनी ने फंड्स रेज किए हैं ना, उनमें से उनने $2.8 बिलियन को तो अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करने में ही खर्च दिया है। बट ऐसी ग्रोथ जिसमें बिजनेस जो है वो बार बार फंड्स के ऊपर डिपेंड करे ना, वो बिजनेस ना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। जैसे बायजूस के केस में, बायजूस ने पहले फंड्स रेज किए स्टेक बेचकर, और अभी डेट का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि बायजूस की जो यूएस सब्सिडरी है बायजूस अल्फा ने ना $1.2 बिलियन का लोन लिया, जिसका अभी एक मसला भी चल रहा है। बट हुआ क्या है एक्चुअल में, अब हम जानते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। हुआ कुछ ऐसे कि बायजूस ने ना अपना बिजनेस यूएस पे बढ़ाने के लिए $1.2 बिलियन का लोन लिया था। ये जो लोन है ना, वो नॉर्मल लोन से थोड़ा सा अलग होता है। इसे हम बोलते हैं TLB, मतलब टर्म लोन बी। इसमें ना हमें लेंडर्स को मंथली पेमेंट नहीं करनी होती, बल्कि हम कुछ महीने के बाद लेंडर को पेमेंट दे सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। इस पे हमें ऑलमोस्ट 5 से लेकर ना 6 साल का समय दिया जाता है, जिसके अंदर ना हमें लेंडर को सारी पेमेंट करनी होती है। अब जिस समय बायजूस ने लोन लिया था, उस समय ना इंटरेस्ट चल रहा था 5.5% प्लस लिबर। अब आप सोचोगे लिबर क्या होता है? लिबर को कुछ इस तरीके से समझो, जैसे भारत में मान लो कि HDFC बैंक के पास सारे पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? उनको पैसे देता है RBI। अब RBI भी मुफ्त में दान नहीं करता, बल्कि वो बैंक्स को कुछ इंटरेस्ट लगाकर पैसे देता है। मान लो कि RBI ने 1 से 2% का इंटरेस्ट लगाकर HDFC बैंक को पैसे दिए। अब ये जो 1 से 2% का इंटरेस्ट है, इसे हम बोलते हैं भारत में रेपो रेट। वहीं पर फॉरेन कंट्रीज में हम बोलते हैं लिबर। जिस समय बायजूस ने लोन लिया था ना, तो उस समय लिबर चल रहा था 0.20%। इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट बन गया 5.5% प्लस 0.20%, जो कि होता है 5.7%। अब बायजूस को $1.2 बिलियन लोन को ना 5.7% इंटरेस्ट के हिसाब से लेंडर्स को ना वापस करना होगा। अब आपने सुन ही लिया होगा कि इस लोन में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है, तो इसीलिए लेंडर क्या करता है, अपनी ओर से ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है,
जो कि बायजूस के केस में ये 3 है। तो सबसे पहले बायजूस को अपनी सब्सिडियरी कंपनी को एज अ कोलेट्रल रखना होगा। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना। दूसरा, बायजूस को रेटिंग एजेंसी जैसे कि मूडीज एंड S&P से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने के बाद ना एक रेटिंग लेकर आनी होगी। इससे ये अश्योरिटी हो जाती है कि कंपनी बाद में जाकर डिफॉल्ट नहीं करेगी। तीसरा, बायजूस को अपने ऑडिटर डिलॉयट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने के बाद उसके ऊपर साइन करवाना होगा। इससे ये अश्योरिटी होगी कि कंपनी जो है उसने अपने अकाउंटिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब अपनी ओर से प्रॉफिट बना दिया, अपनी ओर से लॉस बना दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उसी के अगले साल ना कंपनी में काफ़ी गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कंपनी को मार्च 2022 तक पिछले साल की मतलब 2021 की रिपोर्ट्स को ना सबमिट करना था, बट जुलाई महीने का समय शुरू हो गया, कंपनी की रिपोर्ट्स का कोई अता पता ही नहीं था। इसीलिए जो कंपनी की ऑडिटर मतलब डिलॉयट फर्म काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स जताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहाँ है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। फिर उसी के अगले महीने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ना बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को एक लेटर लिखती है कि 17 महीने का डिले हो गया, कंपनी की रिपोर्ट्स अभी तक रजिस्ट्रार के पास पहुंची क्यों नहीं है। तो सबसे पहले अगले महीने बायजूस 18 महीने के डिले के बाद सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करता है, बट उसमें जो नंबर्स थे वो कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू निकल कर आता है 2280 करोड़। वहीं पर कंपनी का जो लॉस था वो रेवेन्यू के कंपैरेटिवली डबल था, मतलब 4588 करोड़। यदि हम इस लॉस को पिछले साल के लॉस के साथ कंपेयर करें ना, तो ये अमाउंट 18 टाइम बढ़ चुकी है। फिर जब ये बात मीडिया में फैलती है, लेंडर्स के पास ये बात पहुंचती है, तो वो सबसे पहले दिसंबर 2022 में ना बायजूस की जो US सब्सिडरी है उसको बोलते हैं कि जितना भी अभी तक आपने लोन लिया ना उसकी कुछ रीपेमेंट करो, क्योंकि बायजूस ने ना प्रॉमिस किया था कि वो सितंबर 2022 तक सबसे पहले 2021 की रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे, जो उन्होंने कर दी। बट फिर जितना भी उन्होंने 2022 में अभी तक कमाया है उसकी भी रिपोर्ट्स निकालेंगे। बट दिसंबर का महीना शुरू हो गया, फिर से कंपनी ने कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, तो इसीलिए अब लेंडर बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ लोन की रीपेमेंट चाहिए, ताकि हमें लगे तो सही एटलीस्ट आप डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे। तो इसके ऊपर बायजूस जो है वो रीनेगोशिएट करते करते इस डेट को ले जाता है मार्च 31, 2022 तक। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो TLB लोन है ना वो ओपन मार्केट में ना हम ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से कंपनी के शेयर्स जो हैं वो NSE BSE एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, उसी तरीके से जो ये TLB लोन है वो भी ना ओपन मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो कि जो ओरिजिनल लेंडर है जिसने लोन दिया है उसको लगता है कि ये बंदा तो हमें वापस करने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रेड कर देते हैं, किसी और पर्सन को दे देते हैं जिसको लगता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोन को वापस ले लेंगे। तो यही माइंडसेट रख के रेडवुड हेज फंड ने ना बायजूस का जो ये लोन था वो ट्रेड के थ्रू खरीद लिया। जिस समय उन्होंने खरीदा था ना तो ये लोन 30% डिस्काउंट पर था। यदि हम डॉलर्स की फॉर्म में बात करें तो ये लोन 79 सेंट से 64.5 सेंट्स तक पहुंच गया था। फिर कंपनी बायजूस से इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पूछताछ करती है, जिसमें उनको पता चलता है कि बायजूस ने ना $1.2 बिलियन का लोन तो लिया था, बट उसमें से सिर्फ $700 मिलियन ही बिजनेस एक्सपेंशन में यूज किए थे। ये $500 मिलियन कहाँ है ये कंपनी को खुद भी नहीं पता था। तो इसलिए ना सबसे पहले रेडवुड हेज फंड बायजूस की जो US सब्सिडरी अल्फा उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और बायजूस को डेलावेयर कोर्ट में लेकर जाता है। वहां पर वो बायजूस से सवाल पूछता है कि बायजूस ने जो $1.2 बिलियन का लोन लिया था उसमें $700 मिलियन के बारे में तो पता है, बट $500 मिलियन कहाँ है वो बताओ सबसे पहले। तो वहीं पर बायजूस का सवाल ये होता है कि जो कंपनी है उनके ऊपर अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है, उनको हार्म कर रही है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, और वहीं पर बिना मतलब का हमारी बायजूस US सब्सिडरी जो है जिसे बायजूस अल्फा कहते हैं उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस पर जो डेलावेयर कोर्ट है वो जितने भी अटेम्प्ट बायजूस लगाता है उन सभी को रिजेक्ट कर देती है और बताते हैं कि लेंडर ने कोई भी ऐसा हार्म या फिर उनके बैलेंस को कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए कोर्ट केस जो होता है वो वहीं पर डिसमिस हो जाता है। इससे ना बायजूस के ऊपर एक नया ही पहाड़ टूट पड़ता है। चलो एक और तो कोर्ट केस डिसमिस हो गया, बट वहीं पर दूसरी ओर लेंडर्स ने जिस इंटरेस्ट रेट पर बायजूस को लोन दिया था वो था पहले 5.5%, अब उसको डबल कर दिया, मतलब 10.5%। अब बायजूस को जो लोन की रीपेमेंट करनी होगी $1.2 बिलियन की, वो 10.5% के इंटरेस्ट के हिसाब से करनी होगी। तो इससे बायजूस के ऊपर एक नया ही बखेड़ा शुरू हो जाता है कि वो इस लोन की पेमेंट इतने इंटरेस्ट के साथ कैसे
कैसे करेगा, इसीलिए फिर वो एक नया लोन लेता है डेविडसन से, $1 बिलियन रेज करता है, जिसमें से $250 मिलियन एज अ डेट रेज करता है और $750 मिलियन कंपनी का स्टेक बेचकर। इस पे ना उसके डेविडसन के साथ ये डील होती है कि वो आकाश कंपनी का ना नेक्स्ट 2024 के मिड तक IPO लाएगा और उसमें अपना स्टेक बेचकर डेविडसन को दे देगा। कमेंट्स में बताना कि यदि आकाश कंपनी का IPO आता है तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं। फिर आता है 5 जून का दिन, जिस दिन ना बायजूस को $40 मिलियन ड्यू की पेमेंट करनी होती है, बट बायजूस पेमेंट करने की बजाय उससे अगले दिन रेडवुड लेंडर को ना न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है और वहां पर रिक्वेस्ट करता है कि इस लेंडर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि ये जो लेंडर है वो उनके साथ अलग अलग टेक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले हमारी सब्सिडी को एक्वायर कर लिया, फिर दूसरी ओर उस पर मैनेजमेंट टीम को चेंज कर दिया, फिर तीसरा इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया। इसलिए जब तक कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं लेती तब तक हम एक भी लोन की फूटी कोड़ी इंटरेस्ट के साथ पे नहीं करने वाले। अब आप एक पल के लिए ये अज्यूम कर लो कि मान लो कोर्ट का जो फैसला है वो लेंडर्स के साइड आता है, तो बायजूस को अपनी 3 सब्सिडरी से हाथ गंवाना पड़ेगा। पहला है ऑस्मो, जो कि उन्होंने $120 मिलियन में एक्वायर की थी। दूसरा है ग्रेट लर्निंग, जिसको उन्होंने $600 मिलियन में एक्वायर किया था। तीसरा है एपिक, जिनको उन्होंने $500 मिलियन में एक्वायर किया था। इससे बायजूस का तो नुकसान होगा ही, बल्कि इन्वेस्टर्स जैसे सीक्वा, प्रोसेस, टाइगर ग्लोबल, टेंसेट, इन सभी का नुकसान भी होने वाला है। इस कोर्ट केस के कुछ ही समय के बाद ना मीडिया में एक खबर आती है कि बायजूस कंपनी के 3 बोर्ड मेंबर्स और जो कंपनी के ऑडिटर हैं, मतलब डिलॉयट ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या मसला चल रहा है। अभी कंपनी का कहना है कि उनके पास कोई लीगल नोटिस नहीं आया कि मिनिस्ट्री उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब मिनिस्ट्री लीगल नोटिस भेजे या ना भेजे, इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि बायजूस में गड़बड़ी काफ़ी बड़ी हो रही है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स तो ना ये भी बताते हैं कि बायजूस ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि वो लेंडर्स के रूल्स को कभी फॉलो करना ही नहीं चाहती। जैसे मॉर्निंग कंटेक्स्ट के हिसाब से बायजूस के जो अकाउंट थे गूगल एंड फेसबुक के, वो सस्पेंड हो जाते क्योंकि कंपनी हर बार एड्स चलवा लेती थी, बट जब बारी आती थी पेमेंट करने की, कंपनी हमेशा डिले करती थी। इसीलिए अभी बायजूस को अमेजॉन वेब सीरीज को 26 करोड़ प्लस GST देना है। वहीं पर गपशप, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसको 20 CR देना है। तो क्यूमुलेटिव अभी बायजूस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ना 90 करोड़ देने हैं। रूमर्स तो ये भी चले थे कि बायजूस क्या करता था, एम्प्लॉय से टैक्स डिडक्ट कर लेता था, जिसे हम TDS बोलते हैं, बट जब उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की बारी आती थी, कंपनी कभी नहीं करती थी, बल्कि उसका इस्तेमाल अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करती रहती थी। तीसरा, जो कस्टमर्स कोर्सेज को खरीदते थे, फिर जब उनको कोर्सेज पसंद नहीं आते वो उसको कैंसिल करके रिफंड के बारे में बोलते थे, तो बायजूस क्या करता था, उन पेरेंट्स को EMI ऑप्शन पर डाल देता था और पेरेंट्स बिना कुछ किए EMI भरते रहते थे। सो ये है बायजूस की कहानी। अब ये तो वक्त बताएगा कि बायजूस के साथ क्या होता है या फिर नहीं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।